So as you know that there is a 25% deduction of the syllabus both in history and geography. Unlike geography where some parts have been deducted, in history 2 less chapters have been deducted, and in political science this is the fifth chapter which has been totally deduced from your entire syllabus. So today in today's chapter we will be discussing about the chapter third, which is the political parties of India. So we'll now begin with the third chapter of 10th standard politics, that is the political parties. In the last chapter we studied the working of constitution and election procedure. अभी हम थर्ड चैप्टर देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर है ये चैप्टर. हमारे जो पहला चैप्टर था वो था वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा चैप्टर था इलेक्शन प्रोसेस, और थर्ड चैप्टर आया है पॉलिटिकल पार्टीज़. सो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स में हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. तो अभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है. सो या नो द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर लिंक दैट कनेक्ट्स कॉमन पीपल, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शंस. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस. इलेक्टोरल प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट हम लोगों ने वो पढ़ा है. तो अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्टोरल प्रोसेस, डेमोक्रेसी और कॉमन पीपल एक यूनियन में आते हैं. मतलब ये एक दूसरे से किस वजह से या किस तरह से इंटरकनेक्ट होते हैं. तो ये इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से. सो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो these lines are very important. See here, the political parties are a link that connects common people, democracy, representation and election. So this is interconnected. Next, whatever you hear or read about politics is related to the political party. तो हम पेपर में चाहे न्यूज़ पे कहीं पे अगर पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होता है. पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट इन ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स. जिन देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है वहाँ वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट विद ईच अदर ओनली इन अ डेमोक्रेसी. तो ऐसा भी देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही एक दूसरे के साथ कम्पीट करती है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया. So in this particular chapter we shall be discussing the various political parties and what type of system is followed in India. So as we proceed, in your school and the surroundings you must have seen some groups, institutions, organizations working to achieve some objective. तो हम लोग अपनी स्कूल लाइफ में देखते हैं, स्कूल हो या कॉलेज हो, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में कई सारे ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कोई ना कोई काम करने के लिए, ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए काम करते रहते हैं. सम ऑर्गेनाइजेशंस टेक इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स. इनमें से कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो कोई सोशल प्रॉब्लम की दूर करने के लिए काम करते हैं. जैसे कोई सोशल या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा जो गरीबी मिटाने की कोशिश करेगा, कोई रोड की क्लीनलीनेस करने में जुटा होगा, कोई लोगों को सही और गलत चीज़ें सिखाने में लगा होगा. सही और गलत चीज़ें मतलब किसी को क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंस समझाते होंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्पोर्टेंस समझाते होंगे, मैन और वुमन कैसे किस तरह से इक्वल है उनके बारे में बताते होंगे. सो ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में जो लोग बताते हैं इन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है. यू मे हैव रेड अबाउट द वेरियस मूवमेंट्स एंड देयर वर्क. तो हम लोग ऐसे कई सारी मूवमेंट्स के बारे में सुनते रहते हैं. तो लेट अस सी अ फ्यू ऑफ द सोशल मूवमेंट्स विच टुक प्लेस इन इंडिया. In the beginning, that is pre-independence, we had the Swadeshi movement, that is to use the products made in India and not to use the products made by the Britishers. Then we had the Satyagraha. Then if you have to talk about after the post-independence, you had the Chipko movement. This movement was started in a tribal area where they had to save the trees. It was against deforestation of trees. Then we had the Jangal Bachao Andolan, same problem, deforestation of trees. Then we had the Jan Lokpal bill, which was said by Anna Hazare for anti-corruption going on in India. Then we had the Swachh Bharat mission, and currently which is going on in India, that is banning of the Chinese applications or Chinese made good products in India. So these are the various social movements which are taking place in India right now. So the next is
So, as we continue, see, may have read about the various movements and their work. Just as there are active group, institution, and movements, similarly there are political parties who contest elections. So, these elections, ये जो elections होती है वो किस चीज़ के लिए होते हैं कि बाबा पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को साबित करना चाहती है, अपना पावर्स डिफाइन करना चाहती है, लोगों को हेल्प करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग इलेक्शंस होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्ट लेती है। द डिफरेंस इज द गोल्स एंड द स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशंस। सो बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज के काम करने में कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है हम लोग देखेंगे। देखो, ऑन दिस बैकग्राउंड वी कैन से दैट व्हेन पीपल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग पॉलिटिकल पावर एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। सो यहाँ पे हमें डेफिनेशन दिखता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लाइन्स अगेन। On this background, we can say that when people form organizations, so people are forming an organization with the singular objective, क्या objective है? Political power achieve करना, and participate in the electoral process, elections में पार्ट लेने के लिए जब कॉमन लोग एक साथ मिल जाते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी तैयार होती है। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम आइडियोलॉजी, सेम आइडियल्स के साथ, सेम प्रिंसिपल्स के साथ जो लोग एक साथ काम करते हैं। अगर देश की तरक्की चाहिए तो देश की तरक्की करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ आ जाती है। मतलब ऐसे सेम सोच वाले लोग एक साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। Political parties thus can be described as a group of people who aim to contest elections, win elections, and get power and establish the government of their party. So these people come together, form a political party, they take part in the electoral process, win the elections, and finally establish their power as a party. Okay, now the following are some पॉइंट्स और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉइंट्स कुछ रहते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट एम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टू बी इन पावर, मतलब पावर में रहना। अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शंस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। Thus, different political parties compete with each other to get power. There is nothing wrong in this competition, but the competition should be fair. So these lines are very important. इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ कंपटीशन करना चाहिए, वो अच्छी तरह से होना चाहिए, बिना किसी चीटिंग का होना चाहिए, और एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना एक अच्छी बात है। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है जब तक वो फेयर है। फेयर है मतलब इसमें किसी भी तरह की चीटिंग नहीं है, तब तक ये कंपटीशन चल सकते हैं। तो नेक्स्ट इज टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। सो द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी इज द पीपल हैविंग द सेम थॉट प्रोसेस, सेम बिलीव्स, दे कम टुगेदर। एक समान विचारधारा होने वाले लोग जब एक साथ आते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। तो एक आइडियोलॉजी तैयार करनी की होती है, मतलब अगर अच्छे लोग एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो वो देश के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन अगर देश को लूटने वाले एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो देश को लूटेंगे ही। ऐसी एक आइडियोलॉजी बनाने के हिसाब से एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। नाउ एज वी कंटिन्यू, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यूज। Parties have a particular stand about social issues. This together make party ideology. तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, उनका एक थॉट प्रोसेस रहता है, एक प्रिंसिपल रहता है, उसके तरह वो सारे लोग सोचते हैं, और हर एक सोशल इशू के ऊपर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक पर्टिकुलर स्टैंड होता है। तो ये सब जब बनते हैं तो वो पार्टी की आइडियोलॉजी बनती है, मतलब वो एक आदमी की सोच नहीं बन जाती, वो सारे उस टोटल पार्टी की सोच बन जाती है। द पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टीज आइडियोलॉजी एज एक्सेप्टेबल सपोर्ट द पॉलिटिकल पार्टी। तो जब कोई कॉमन पर्सन को ऐसी आइडियोलॉजी समझ में आती है, वो उसको सपोर्ट करता है, तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट करना लग जाता है। So social support received by a political party is called the mass base of political party. So this mass base is very important. So these lines are very important. We should understand the meaning of this. I have underlined for you. See, the people who consider any specific party ideology as acceptable. जब कोई आम इंसान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को, उसकी विचारधारा को एक्सेप्ट करता है और सपोर्ट करता है, तब वो उस पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट करता है। जब ये सपोर्ट
सारे लोगों में फैल जाता है, जब बहुत सारे लोग इसको इस पॉलिटिकल पार्टी के इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उसे मास बेस कहते हैं. In the modern day, ideologies of all parties appear to be similar, hence it has become difficult to differentiate between the parties on the basis of ideologies. अगर हम देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं और उन सब की आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा लगभग एक समान है. इतनी समानताएं हैं इनके आइडियोलॉजीज में कि ये लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम किसे फॉलो करें और हम किसे फॉलो ना करें. सो द नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू हैव अ पार्टी एजेंडा. एजेंडा का मतलब होता है टू हैव अ प्लान. सो if you look at the meaning of the agenda means what do you say, a problem or a social issue. So every political party prepares their party's agenda on the basis of the party's ideology. तो हर एक पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से पार्टी का एजेंडा बनाती है. एजेंडा का मतलब होता है कि उन जो देश में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, उस प्लान को बोलेंगे हम एक एजेंडा. दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर. बहुत सारी पार्टियां पॉलिटिकल पावर में मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद अपना एजेंडा जारी करते हैं. इवन इफ दे डू नॉट गेट द पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजेंडा. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर पावर में ना आए तो भी चलेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी न किसी तरह से लोगों का सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे अपने एजेंडा के ऊपर. टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, कि एक एजेंडा फॉर्म होने के बाद किसी भी तरह करके गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन. दिस हैपन्स आफ्टर द पॉलिटिकल पार्टी विंस इन दैट पर्टिकुलर इलेक्शंस. द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स मेजॉरिटी इन इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट. तो पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शंस में जीत जाती है तो वो गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन जो हार जाते हैं वो अपोजिशन पार्टी में बन जाते हैं. मतलब देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टीज, द वन विच विंस इज द रूलिंग गवर्नमेंट एंड द वन विच लूजेस इज द अपोजिशन पार्टी. Okay, so this is what you have understood. Now the next point is to act as a link between government and the people. So the next important point is to act as a link between the government and the people. Political parties work as a link between the government and the people. तो political party का काम सिर्फ इलेक्शंस को एनेक्ट करना, इलेक्शंस में जीतना, पावर में आना या अपोजिशन में बैठना नहीं होता है. तो इनका काम होता है लोगों को गवर्नमेंट से जोड़ना. So the political parties communicate the demands and the complaints of the people to the government. Now there is a person in between them. He is known as the representative. हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि इलेक्शंस किस लिए होते हैं. तो रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो गवर्नमेंट को उनके प्रॉब्लम्स बताते हैं, उनका चयन हम लोग करते हैं, उन्हें चुनते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट द डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट्स. दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है कि पार्टीज़ कम्युनिकेट करती है उन प्रॉब्लम्स को, डिमांड्स को गवर्नमेंट के साथ, और कोई कंप्लेंट्स होंगी वो भी गवर्नमेंट को पता चल जाता है. द गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर इट्स पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़. अगर गवर्नमेंट को कोई पॉलिटिकल मतलब कोई गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर कोई अच्छा काम करना है तो वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू ही लोगों को तक पहुँच सकती है. So there are some types of information given here, like if imagine you are an opposition party leader and you have observed the ruling party has not done good work in the field of health, what will you do as a leader. तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स क्वेश्चंस दिए हैं और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है. जैसे देखिए, थिंक एंड राइट, महात्मा गांधी, विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण पुट फोर्थ द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी. व्हाट हैज़ टू बी डन टू ब्रिंग सच डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम्स. तो ये हम लोग देख रहे हैं कि विद टाइम हाउ डिड द आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल party had changed. Okay, so now we are going to be discussing about the next point, that is the changing nature of the political party system in India. Okay, so this is what we are going to discuss now. See here, the Congress was a strong political party in the post-independence period. Congress held a majority at center and in most of the states. Indian politics was controlled by the Congress party. This era was described as the era of single dominant party system. अभी हम उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जब कांग्रेस एक अकेली इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी थी. अगर आपको पता होगा तो जब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जब गांधी जी का सत्याग्रह हुआ अफ्रीका में, तो इंडिया में एक ऐसी
आइडिया आई थी कि हम लोग को एक साथ मिल के कुछ करना चाहिए, एक साथ मिल के अगर हम काम करेंगे तो हम लोग इजीली इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, जो सबसे पहला था कांग्रेस पार्टी। उसका एक डोमिनेंस था, डोमिनेंस मतलब वो पूरा इंडिया को कंट्रोल करता था। तो वो एक ऐसा एरा था जब एक ही सिंगल डोमिनेंट पार्टी हुआ करती थी इंडिया में। लेकिन जैसा टाइम बदला, टाइम के साथ कांग्रेस का पावर कम होता गया और एक नई पार्टी फॉर्मेशन में आई। सिया द नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इन 1977। तो हम लोग उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जब इंडिया में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, और उस टाइम के बारे में अभी हम देखेंगे जब इंडिया में कई सारी नई पॉलिटिकल पार्टीज बनना चालू हो चुकी। सो एज वी प्रोसीड वी कम टू नो सिया आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शंस द सिस्टम ऑफ one party emerging as dominant party came to an end. Since the different parties began to come together to form coalition governments, both the Bharatiya Janata Party and the Congress Party made an experiment of establishing coalition governments. तो हम लोग इस ऐसे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जब एक पार्टी के लोगों के बीच में आइडियोलॉजीज में टकराव होने की वजह से पार्टियां टूटने लगी और नई पार्टियां बनना चालू हो गई। तो अभी 1989 में लोकसभा इलेक्शंस में वो एक पार्टी सिस्टम टूट गया। जो कांग्रेस का रूल चल रहा था वो कांग्रेस का रूल टूट गया और उससे एक नई पार्टी तैयार हुई। उस पार्टी का नाम था भारतीय जनता पार्टी। ओके, एंड दे मेड एन व्हाट इज से एक्सपेरिमेंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ कोएलिशन गवर्नमेंट। तो ये कोएलिशन गवर्नमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ यू नो व्हाट इज कोएलिशन गवर्नमेंट, so to understand the coalition government, say that the elections are held for what do you say one particular party to win, right? So if in the elections it happens that no party wins, the coalition government is formed. अगर किसी भी इलेक्शंस में कोई एक पार्टी ना जीते तो दोनों पार्टीज मिलके एक कोalition गवर्नमेंट बनाती है, उसके हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो 1989 के लोकसभा इलेक्शंस में ऐसा हुआ कि ना भारतीय जनता पार्टी को वोट्स मिले ना कांग्रेस पार्टी को। एक साथ आके उन्होंने पहली बार एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाया। द बिलीव दैट कोएलिशन गवर्नमेंट ब्रिंग्स इंस्टेबिलिटी वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाय द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री। इन फैक्ट द कोएलिशन गवर्नमेंट सिस्टम हैज़ स्टेबलाइज्ड इन इंडिया। तो एक पार्टी सिस्टम जो था वो अब टूट चुका है। अब कई सारी छोटी छोटी पार्टियाँ एक साथ मिलके एक पार्टी बनाते हैं। So this is the what do you say meaning of coalition government here. In the next lecture we shall be discussing about the national parties of India, and later on we shall be discussing about the various regional parties of India.